हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 9th का जो आपका वार्षिक एग्जाम चल रहा है, ठीक ना। तो आपका 21 तारीख को जो है ना मैथमेटिक्स का पेपर है, एकदम 100% रियल क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। तो आप जो है ना आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन 2025 आपको जो है ना पूरा इस पे जो है ना मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। तो आप जो है ना 100% इसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा क्वेश्चन जो है ना हम इस पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हम बनाने वाले हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एकदम 100% गारंटी के साथ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम इससे पहले 62 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप जो है ना प्लेलिस्ट में जो है ना आप जाके देख लें, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर वॉच कर ले, ठीक ना। तो चलिए हम 63 नंबर से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं और आसानी से सारा एकदम से समझते चलेंगे कंसेप्ट के साथ। तो देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका जो है ना एक वृत्त है, ठीक ना, एक वृत्त है। अब जो है ना एक यहाँ से रेखाखंड को मिलाइए, दो बिंदु पे मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, ठीक ना। तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए यदि यही देखिए यदि किसी वृत्त के यहाँ से मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक ना। और सबसे बड़ी रेखाखंड जो होती है ये व्यास की होती है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए 64 में कि वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में कौन सी है। तो देखिए अधिक लंबाई, अभी तुरंत बताएं कि अधिक लंबाई वाली जो जीवा होती है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। आपका जो है ना यहाँ से डायमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि देखिए तीन और संरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकती है। तो तीन और संरेख कहने का मतलब तीनों जो है ना अलग अलग है, ठीक ना। तो हम यहाँ से एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, ठीक ना, और तीन और संरेख बिंदु डाल देते हैं, ठीक ना। और संरेख कहने का मतलब आपको जहाँ तहाँ मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से जो है ना अब इसी पे वृत्त क्या और दूसरा खींच सकते हैं, क्या खींचेंगे तो मतलब यही वृत्त होगा, ठीक ना। तो सिर्फ जो है ना हम कितने खींच सकते हैं, बस ओनली वन हम एक खींच सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है कि यदि और संरेख बिंदु हैं तो हम कितने खींच सकते हैं, सिर्फ एक खींच सकते हैं। यदि संरेख बिंदु रहता तो हम एक भी नहीं खींच सकते। मान लेते हैं कि यहाँ है एक, यहाँ है एक, यहाँ है, तो हम दो से न टच करवा सकते, बताइए। यहाँ से हम दो बिंदु से ही टच करवा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन तीसरा पॉइंट ये टच नहीं करेगा। तो ये जो है ना तीन यदि दिया रहेगा संरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकती है, तो तीन से जो है ना कोई भी वृत्त नहीं। उसके बाद यदि तीन दे दे असंरेख, तो असंरेख के लिए आपको केवल एक मारना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना देखिए अगला क्या है कि m² - 50 m + 400 बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका जो है ना क्या गुणनखंड पूछ रहा है। तो आपको करना है क्या, देखिए यहाँ से 400 का ऐसा दो गुणनखंड लीजिए कि यहाँ से जोड़ करके 50 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 400 का हम दो ऐसा खंड लेते हैं तो 40 और 10 ले लेते हैं। 40 दही कितना हो जाएगा, 400 भी हो जाएगा और 40 10 50 भी हो जाएगा। तो आप इसको खंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए खंड करेंगे तो ये हो जाएगा m² - 40 m - 10 m और +400, ठीक ना। तो देखिए आप जो है ना अपने से सीखिए करने के लिए ताकि आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे, ठीक ना। देखिए अब जो है ना यहाँ पे m कॉमन ले लीजिए। तो m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m - 40 और उसके बाद यहाँ से -10 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा m, आप माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ से 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, दो में से एक को बाहर करते हैं तो m - 40 हो जाएगा और यहाँ से m - 10 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है m - 40 m - 10, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। तो ये तो गुणनखंड था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में है क्या
कि देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए एक वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, उसके मतलब जो है ना क्या बोल रहा है कि प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है। तो ये याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योगफल होता है ये होता है 180 डिग्री होता है। कितना? 180 याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब जो है ना देखिए यहाँ पे जो है ना सरफेस एंड वॉल्यूम का सारा फार्मूला के साथ करेंगे ताकि आपका सारा रिवीजन हो जाए और अपने से आप एग्जाम में कर लेंगे, ठीक ना। तो सिर्फ फार्मूला आपको याद रख लेना है। इतने गो में जो है ना आपका 20 से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन दिया हुआ है खाली सरफेस एंड वॉल्यूम का, खाली फार्मूला से। देख लीजिए आप यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो आप जो है ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रख लीजिएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि AB और C त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप तीनों भुजाओं के माप क्या हो जाता है, त्रिभुज के परिमाप। तो A + B + C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका A करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है क्या कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना ये होता है 2 × LB + BH + LH हो जाता है, ठीक ना। यदि घनाभ का विकर्ण पूछता तो घनाभ का विकर्ण याद रखिएगा √अंडर हो जाता है L² + B² + H² हो जाता है। तो ये तो हो गया घनाभ का विकर्ण। यदि यहाँ से घनाभ का आयतन पूछता ना तो यहाँ से L × B × H हो जाता, ठीक ना। तो ये वाला ऑप्शन मारते यदि आयतन पूछता तब, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो ये होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा को दर्शाया है A से, तो 6 गुना A² हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका B करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए 72 में क्या कि R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल सभी को मालूम होंगे, इसका क्या हो जाता है, यहाँ से πr² हो जाता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो πr²। यदि वृत्त का परिधि पूछता तो 2πr, ठीक ना। अब तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है क्या, R त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है, ठीक ना। तो 4πr² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका B करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। यदि गोला का आयतन पूछता ना तो ये होता है 4/3πr³ होता है, ठीक ना। इसका याद रख लीजिएगा। यदि अर्धगोला का पूछता आयतन तो 2/3πr³। यदि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो 3πr²। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो 2πr², ठीक ना। तो इतना चीज़ जो है ना आप याद रख लीजिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक किनारा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो एक किनारा वाले कहने का मतलब एक किनारा है तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो A³ हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। यदि घन का, देखिए फार्मूला इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से फार्मूला याद रखिएगा तो आपका आसानी से बन जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन यदि इसी में पूछता कि एक किनारा वाले घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। यदि घन का विकर्ण पूछता ना तो √3 गुना भुजा हो जाता, ठीक। तो इसको बढ़िया से याद रखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या, देखिए यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r ऊंचाई h हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये 2πrh के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि बेलन का यदि पूछ ले कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ दे तो 2πrh होता है। टोटल सरफेस एरिया पूछे ना तो इसका होता है 2πr × r + h हो जाता है, ठीक ना। इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। यदि शंकु का आयतन पूछ देता ना तो यहाँ से हो जाता आपका सीधा πr²h। बेलन का पूछा है तो πr²h। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो 2πrh हो जाता। हाँ, यदि इसी में शंकु रहता तो शंकु के जगह हम क्या करते, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²।
एच, ठीक ना। सिर्फ बेलन के जो आयतन होता है उसमें 1/3 जोड़ देना है, बस हो जाएगा शंकु का। यदि इसका वक्र पीच क्षेत्रफल पूछे ना तो 2 पाई आर एल, मतलब जो है ना पाई आर एल होता है, ठीक ना, पाई आर एल। यदि इसका संपूर्ण पीच क्षेत्रफल पूछे शंकु का तो ये हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो देखिए ये सब्जेक्टिव के लिए सारा बता रहे हैं ताकि आपको जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ जाएगा, इसलिए आप फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाता है। तो आर त्रिज्या वाले अभी जस्ट बताए थे कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है मेरा। देखिए कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन क्या होगा। तो देखिए गोले के जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जब 3 गुनी की जाती है तो 3r हो जाएगा। तो 3r का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27r क्यूब। तो ये 27 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 27 गुनी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%, ठीक ना। तो ऐसे सवाल जो है ना एकदम पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए जो है ना इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है। तो ये जो है ना एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो आपको जो है ना याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए प्रथम 6 प्राकृत संख्या लेना है, ठीक ना। तो प्राकृत संख्या का जो माध्य होता है आपको क्या करना है, प्रथम 6 प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 4 15, 15 3 हो जाएगा 18, 2 20, 20 1 21, कितना हो गया 21 बटे आपको कितना करना है, टोटल है 6 ना, 2 2 4 2 6, हाँ तो 6 से भाग लगा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा। देखिए तो 3 से कटाएंगे 3 7 21, 3 से कटाएंगे इसको 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 7/2, कहने का मतलब हो जाएगा 3.5। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो छोटा नंबर था तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे। यदि बड़ा दे दिया 15 दे दिया 20 दे दिया, प्रथम लगातार जो है ना प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो आपको जो है ना फार्मूला एक याद रख लेना है, ठीक ना। तो देखिए आपको रखना क्या है, तो आपको रखना है n+1/2। तो देखिए n+1/2 कहने का मतलब जितना का पूछा है वही, जैसे 6 पूछा है तो आपको n के जगह 6 पुट कर लेना है, तो हो जाएगा 6 + 1/2, तो कटा के आ जाएगा यहाँ से कितना ये 7/2 और बराबर 3.5, कटा के वही आ जाएगा, ठीक ना। यदि 15 पूछता तो आप जो है ना सीधा 15, यदि 15 प्राकृत संख्या पूछता तो आप क्या करते, 15 1 16, 16/2 कर देते, ठीक ना। तो 8 आ जाता है इसका आंसर, तो आप आसानी से कर पाएंगे ऐसे, ठीक ना। यदि इसी में पूछता कि विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सीधा n लिख देना है। मतलब जैसे कि 6 को पूछेगा तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या n ही हो जाएगा। यदि इसी में मतलब जो है ना पूछता कि लगातार मतलब जो है ना ये सम संख्या का, तो सम संख्या का सीधा जो है ना हम करते क्या, मान लेते हैं कि जैसे सम संख्या पूछा है 2 4 6, मान लेते हैं कि 3 सम संख्या पूछा है, तो 6 4 10 2 12, 12 बटे क्या करते हैं 3, 3 चौक 12। तो यदि सम संख्या का पूछता ना तो सीधा n+1 कर देते, इसका आंसर आ जाता। मतलब 3 पूछता तो 4 आंसर, 5 पूछता तो 6 आंसर, ठीक ना। तो ऐसे आप जो है ना शॉर्ट में फार्मूला याद रख लीजिएगा ताकि आप आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन यदि आप करते हैं कंसेप्ट के साथ तो आपको जो है ना 10th में भी मैथ बनाने में मज़ा आएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप आसानी से ये सब फार्मूला याद रखते चलिए। 80 में है देखिए कि आंकड़े 1, 5, 3, 4, 2, 7, 12 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक जब भी आए ना तो आपको क्या करना है, पहले अरेंज कर लीजिए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, कोनो क्रम में आप पहले सजा लीजिए। तो सबसे पहले छोटका 1 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब देखिए क्या गो है टोटल संख्या 2 2 4 2 6 1 7। तो आपको करना है क्या, जब 7 रहे ना तो 7 में 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 उधर से छोड़ेंगे, ठीक ना, दाएं तरफ से और 3 बाएं तरफ से। तो जो बीच में आएगा संख्या मतलब चौथा नंबर जो आएगा वही तो माध्यक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। 81 में क्या, वर्ग अंतराल 150 और 170 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जैसे वर्ग चिन्ह पूछे ना तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर देना है। तो देखिए यहाँ से 15 17 जोड़ेंगे 32, मतलब 320 बटे 2 करेंगे, कटा के
60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि वर्ग चिन्ह पूछ दे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, ठीक ना। यदि यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता था कि मतलब इसका जो है ना समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के वही 2 से भाग कर देते, ठीक ना। तब माध्य पूछे कि यहाँ से वर्ग चिन्ह पूछा है, तो वर्ग चिन्ह में दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 82 में कि आंकड़ों 13, 14, 17, 19, 10 का परिसर क्या होगा। तो आपसे जो है ना इसका परिसर पूछा है, मतलब रेंज पूछा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए परिसर बराबर जो सूत्र होता है ये होता है सबसे बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटा देते हैं तो वही हो जाता है परिसर। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है 19, सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें 10, तो 19 में से 10 घटाएंगे मेरा 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देख लेते हैं। 83 में क्या आंकड़ा, देखिए आंकड़ों दिया हुआ है 14, 17, 15, 17, 18, 19 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। तो देखिए सबसे अधिक डाटा में मतलब किसकी है संख्या, तो देखिए 17 है, 17 है, और किसी का है जब 2 बार क्या नहीं ना, तो आपका जो है ना आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना 17। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 84 में वर्ग अंतराल 20, 30 तथा 30, 40 में संख्या 30 सम्मिलित है। तो 30 सम्मिलित है किस में है बताइए। देखिए 20 से 30 गया है और 30 से 40 गया है, तो ये जो है ना कैसी डाटा है, एक अपवर्जी डाटा है, ठीक ना। तो अपवर्जी डाटा में क्या होता है 20 से लेंगे हम 29 तक, तो इसमें जो है ना 30 शामिल नहीं है। अब 30 से लेंगे इसमें 39 तक, ठीक ना। तो 30 किस में सम्मिलित है, तो आपका 30 से 40 में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 में क्या 17 का मिलान चिन्ह है। तो देखिए 17 का मिलान चिन्ह, जब भी हम टैली मार्क खींचते हैं तो क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब ऐसे करके हम मिलाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया 5, तो ऐसा ऐसा 3 गो हो जाएगा और 2 गो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 5 या 15, 2, 17, तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी टैली मार्क खींचना है ना तो 4 गो खींच के एक मिला देना ऊपर से नीचे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 5, तो ये 5 काउंटिंग करेंगे, तो 5 का 5, 10, 5 या 15, 2, 17 हो गया इसका मिलान चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो इनके कोरों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 1 का क्यूब है और उसके बाद अनुपात करेंगे, ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो भुजा का क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आसानी से कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान है, मतलब आयतन क्या है 2 लंबवृत्तीय बेलन है और आयतन जो है ना पहले वाले से दूसरे वाले का भी समान है, ठीक ना। किंतु ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h, तो हम पहला का r1 मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं अनुपात। दूसरे का देखिए दूसरे का हम कर लेंगे πr2 का स्क्वायर अनुपात h, यहाँ से h2 कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई का अनुपात, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था क्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से 1 दिया हुआ है अनुपात, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से r1 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा पाई से तो पाई कटिए जाएगा, ठीक ना। इधर हो जाएगा आपका h2 का मान कितना है 3 गुना r2 का स्क्वायर। तो अब देखिए हमको अनुपात ना निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका r1 इसको इधर लाएंगे तो ये बटे हो जाएगा r2, इसका लेकिन स्क्वायर है अब बराबर ये हो जाएगा 3/1, ठीक ना। तो 3/1 हो जाएगा, तो जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 अनुपात √1, तो √1 को 1 बाहर कर लेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, √3 अनुपात 1। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या यदि भी आयतन वाले किसी घन की प्रत्येक कोर को 1/3 कर दिया जाए तो
इस नए घन का आयतन क्या होगा, तो बता दीजिए। तो घन का आयतन होता है, देखिए पहले घन का यदि आयतन लिखेंगे तो ये होता है भुजा क्यूब। अब देखिए इसका आयतन जो है ना 1/3 कर दिया गया, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बता दीजिए। प्रत्येक कोण की 1/3 कर दी जाए तो प्रत्येक कोण को 1/3 किया जा रहा है, ठीक ना। तो एक यहाँ से हो जाएगा आपका 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3, यही ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक इसका भी क्यूब ले लेना है, ठीक। तो अब देखिए इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब अनुपात 1/27, यहाँ से a क्यूब आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/27 भी के मतलब आयतन के बराबर हो जाएगा। भी मतलब वॉल्यूम हो गया आपका, मतलब 1/27 वॉल्यूम के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि मैच जीतने की प्रायिकता 0.25 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपको जो है ना प्रायिकता बराबर एक फार्मूला याद रखना है कि PE प्लस PE डैश, ठीक ना, इसके बराबर हो जाता है 1। तो ये दर्शाता है PE जो है ना मतलब संभव घटना को ये दर्शाता है, मतलब ये मान लीजिए ना कि ये जीतने को दर्शाता है, संभावना को ये हारने की दर्शाता है। तो अब बताइए यहाँ से जीतने की प्रायिकता है 0.25 प्लस हारने का पूछ रहा था PE डैश बराबर 1। तो क्या करेंगे, PE डैश का जो मान निकालेंगे 1 में से 0.25 को घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, बताइए। तो ये आ जाएगा आपका 0.75 आंसर, यही ना। तो देखिए 0.75 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 90 में, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु कहने का मतलब क्या कि देखिए एक कोण तो 90 डिग्री है ये, और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो इसको A मान लेते हैं, B मानते हैं, C मान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसकी आधार जो है ना 6 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था क्या हो जाएगा। तो ये जब 6 है, समकोण समद्विबाहु है, ठीक ना, एक आधार का अच्छा त्रिभुज है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं क्या, एक त्रिभुज यदि ड्रॉ करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब जो है ना इसका बताइए आधार, पूरे का आधार मतलब तो ये 3 आधा हो जाना चाहिए, ठीक ना, 3 3। अब जो है ना यहाँ से क्या बोल रहा था कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार का है कि 6 है और ऊंचाई आपको 3 लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, अच्छा 6 यहाँ से लिखते ना 6, ये 6 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो 6 लेंगे तो 6 दूना 12, और यहाँ से 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाता 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या, देखिए बिंदु -7,5 की भुज है, तो भुज किसको कहते हैं, तो एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका एब्सिसा, इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा और हिंदी में कहते हैं इसको भुज। तो एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाले को हम कोटि कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए इसको जो है ना सबसे पहला होता है एक्स का मान और वाई का मान, तो ये हो गया भुज। तो भुज पूछा है तो -7 हो जाएगा, यदि कोटि पूछता तो 5 हो जाता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए बिंदु 7, -9 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में है ये बताना है आपको। तो बताइए चतुर्थांश थोड़ा सा जो है ना फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला होता है यहाँ से प्लस प्लस मतलब धनात्मक धनात्मक, दूसरा हो जाता है यहाँ से ऋणात्मक धनात्मक, उसके बाद हो गया आपका क्या माइनस माइनस मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक, उसके बाद हो गया आपका धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस किस में चला जाता है, तो चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में है क्या, बिंदु यहाँ से दिया हुआ है -13, 17 की कोटि है,
तो क्या है कोटि बताइए। तो कोटि पूछा है ना, तो वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। तो यहाँ से 17 आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में बताना है। तो द्वितीय में क्या होता है, एक होता है माइनस, एक प्लस। तो देखिए पहले माइनस किस में है, तो माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं किस चतुर्थांश में, अभी तुरंत बताएं। दोनों जब ऋणात्मक होता है तो तृतीय में चला जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का ग्राफ किस बिंदु पर y अक्ष से मिलेगा, ठीक ना। तो y अक्ष से मिलेगा तो आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो आपको जो है ना यहाँ से सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक ना। तो देखिए आप जो है ना बाय ऑप्शन ही चेक कर लीजिए ना, बाय ऑप्शन चेक करके वेरीफाई करवा लेना है कि मतलब जो है ना 6 के बराबर कौन आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए x का मान यदि 2 रखेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 4 के बराबर, तो ये होगा नहीं। इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 3 दूना 6, तो आपका कौन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वाई अक्ष से ना पूछा है तो वाई का मान जो है ना यहाँ से 2 लेना है, वाई अक्ष से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में है क्या, 5a² - 20ab। तो देखिए आपको करना था क्या, इसमें जो है ना 5a, इसमें भी 5a, दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 5a हो जाएगा। देखिए 2 गो a है तो 1 गो a बच जाएगा, यहाँ पे -5 चौक 20, तो 5 चौक 20 b हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, 5a × 4a - 4b। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 में क्या, कि निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हमको दिख रहा है क्या, डी नंबर एकदम से फ्रंटल दिख रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 99 का देख लेते हैं। एक पासे की फेंक में संख्या 4 आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक पासा में कुल घटना 6, 1 2 3 4 5 6, आप बोल रहे हैं कि 4 आने की प्रायिकता। तो 4 जो है ना एक के संख्या न है, तो 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए 4 यहाँ से 3/4 x³ + 2x² - 3x + 4 का एक शून्यक है। तो आपको जो है ना क्या करना है, यहाँ से बाय ऑप्शन जो है ना मान रख के 0 के बराबर जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ना ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। तो और जो है ना आपको जैसे आप 9th से 10th में जाएंगे तो आप जो है ना क्लास को एकदम से कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आपको जो है ना इस पे एकदम 100% बेसिक से मैथ सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक ना।